पद्मेश न्यूज में मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। संगठन चुनाव को लेकर कांग्रेसियों की हुई बैठक, जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिए स्पष्ट निर्देश, कहा सितंबर माह के अंत तक संपन्न कराएंगे संगठन चुनाव। गोरखपुर के अस्पताल में मृत लोगों को दीप जलाकर दी श्रद्धांजलि। रेत घाट के ठेकेदारों ने स्पष्ट की स्थिति, कहा ट्रैक्टर मालिकों ने बढ़ाए रेत के दाम। अवैध रेत भंडारों पर भी की कार्रवाई की मांग। अन्नपूर्णा मंदिर के पास स्थित एक सूने घर में चोरी की वारदात, जेवरात नकदी सहित 1.25 लाख रुपए पर किया चोरों ने हादसा। गीत गोविंद गायन प्रतियोगिता का शुभारंभ। खैरी कांड में मृत लोगों की आत्मा की शांति के लिए किया जा रहे अखंड रामायण पाठ का समापन। 1.25 महीने से चल रहा था धार्मिक अनुष्ठान। और संतान की सलामती के लिए महिलाओं ने रखा हर छठ पर्व। और अब समाचार विस्तार से। शासकीय रेत ठेकेदारों द्वारा रविवार को पत्रकार वार्ता में रेत के मूल्यों में वृद्धि पर स्थिति स्पष्ट की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए समाज सेवी राजेश पाठक ने कहा कि रेत के दामों में जो वृद्धि हो रही है उसके लिए रेत घाट के ठेकेदार नहीं बल्कि रेत परिवहन करने वाले जिम्मेदार हैं। उन्होंने बताया कि रेत घाटों से उनके द्वारा 800 से 1000 रुपए में प्रति ट्रैक्टर रेत दी जाती है, जिसे अधिकतम 1500 से 1700 रुपए में बिक्री की जानी चाहिए, लेकिन ट्रैक्टर मालिक द्वारा अनाप शनाप रुपए लिए जा रहे हैं, जिसके लिए रेत ठेकेदार जिम्मेदार नहीं है बल्कि ट्रैक्टर मालिक जिम्मेदार है। प्रशासन को उन पर कार्रवाई करते हुए दूरी के हिसाब से ट्रैक्टर का किराया निर्धारित किया जाना चाहिए। श्री पाठक ने यह भी बताया कि ठेकेदारों की प्रतिस्पर्धा के कारण 91 लाख के रेत घाट 7 करोड़ 26 लाख में लिए गए, उसी हिसाब से रेत के मूल्य तय किए गए हैं। श्री पाठक ने रेत नीति के मामले में महाराष्ट्र सरकार की नीति लागू करने की मांग की। आज जो पत्रकार वार्ता आप सबकी उपस्थिति में रखी गई है, उसका जो मूल उद्देश्य है, जो जनमानस के बीच में जो वास्तविक स्थिति है उसको स्पष्ट करना ही एकमात्र उद्देश्य है। ये पत्रकार वार्ता किसी के विरोध में नहीं है, किसी का खंडन नहीं करती है, किसी का समर्थन नहीं करती है, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में इसमें कोई स्थान नहीं है। ये केवल और केवल जो जनमानस में एक भ्रम और भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है उसको दूर करने का प्रयास करने के लिए मीडिया सबसे अच्छा, सुलभ और उपयुक्त साधन होता है। तो आप सब लोगों के माध्यम से जो जनमानस में कहीं भ्रांति फैल रही है उसको दूर करने का प्रयास करने के लिए आज की पत्रकार वार्ता मूल रूप से बुलाई गई है। यहाँ पर आज हम बैठे हैं ताकि जनमानस में जो भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही वो दूर हो और मालूम हो कि वास्तव में हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में सबसे कम रेट में बालाघाट बेच रहे हैं। आप समझो अगर हम 800 रुपए में एक ट्रैक्टर रेट दे रहे हैं तो 800 को बढ़ाकर ट्रैक्टर मालिक ज्यादा से ज्यादा 1500 से 1700 में बेचे, उसमें उसका लाभ भी 300 रुपए कम से कम निकल आएगा। और अगर इतने में रेट बिकती है तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर उससे ज्यादा रेट बिक रही है तो ट्रांसपोर्टर जवाबदार है, ना कि रेत का ठेकेदार। हम शासन से और प्रशासन से बहुत विनम्रता पूर्वक आपके माध्यम से मांग करते हैं कि पूरे जिले में जितने भी अवैध भंडारण हो उन सबको जब्त किया जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो हम आपके माध्यम से ये भी मांग करते हैं कि एनजीटी का आदेश पूरे देश में लागू होता है, वो हमारे समझ से परे है कि महाराष्ट्र में उसी नदी में उत्खनन चल रहा है और उसमें कभी लागू नहीं होता। हम 4 साल से 5 साल से देख रहे हैं, अभी भी चल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश की सारी नदियों से उत्खनन बंद है। तो उसको चालू किया जाना चाहिए ताकि वो पीली पर्ची भी चालू हो जाए, वो भी उत्खनन करने लगे और पंचायतों को भी मिलने लगे और लोगों को भी और सस्ती रेट उपलब्ध हो। तो उत्खनन को चालू करने की हम डिमांड करते हैं। जिस तरह महाराष्ट्र में चालू हो और एनजीटी का आदेश वहाँ लागू नहीं हो रहा उसी नदी में, तो यहाँ भी उसे लागू नहीं हो रहा। हमारे जितने भी भंडारण हैं वो बाकायदा 2015 से लगभग तारीख और दिनांक सब आपको अभी देंगे। माननीय कलेक्टर साहब महोदय द्वारा स्वीकृत है और 2020 तक की अवधि के लिए स्वीकृत है। कोई भी रेत का भंडारण हमारे पास अवैध नहीं है। अवैध की श्रेणी में उसको न लिखा जाना चाहिए, न जाना जाना चाहिए, न पब्लिक मन जनमानस में ऐसा कोई भ्रम उत्पन्न होना चाहिए।
बेचना चाहिए। उससे ज्यादा अगर वो बेच रहा है तो उसके ऊपर हमारा कुछ नहीं है। पत्रकार वार्ता में उपस्थित सिंगौड़ी रेत खदान के ठेकेदार संजय सिंह कछवाहा ने कहा कि उनके द्वारा जो रेत के भंडारण किए गए हैं वह शासन की अनुमति से ही किए गए हैं। उन्होंने अवैध भंडारण और अवैध परिवहन करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। बालाघाट जिले में अवैध भंडारण कर रहे हैं, जो रेत घाट ठेकेदारों द्वारा हजारों ट्रक डंपर रेत घाट डंपर रेत जमा कर ली है, उसको अवैध रूप से बेच रहे हैं। तो उसमें भी हम आपको अपना पक्ष बता दे रहे हैं कि ये सभी जो डंप है हमारे लीगल है। इसको कार्यालय कलेक्टर द्वारा बाकायदा हमको एनओसी दी गई है जो 31/3/2020 तक की है। डंप इसलिए किए जाते हैं कि चूंकि एनजीटी के नियम के अनुसार मध्य प्रदेश शासन द्वारा 1 जुलाई से 30 सितंबर तक नदी से रेत उत्खनन पे बैन किया जाता है। तो इस बैन पीरियड जो रहता है, जिस पीरियड में नदी से रेत उत्खनन नहीं किया जा सकता है, तो उस पीरियड में लोगों को कमी महसूस ना हो, रेत की दिक्कत ना जाए, विकास कार्य ना हो, दिक्कत ना हो, इस कारण से रेत का भंडारण किया जाता है। पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी जिले में पीली पर्ची नहीं दी गई और कहीं ना कहीं कुछ लोगों द्वारा पीली पर्ची का दुरुपयोग भी किया गया। ये जो पूरी विवाद की स्थितियां भी बनी कि पीली पर्ची को लोगों ने शहरी क्षेत्र में बेच डाला, पंचायतों में एक ही पर्ची से दिन भर ट्रैक्टर पे रेत का उत्खनन होते रहा, उसके कारण नदी में लोगों को काफी मतलब गड्ढे बन गए जो बन गए। तो हमारा यही डिमांड है कि पीली पर्ची में जो है शासन व्यवस्थित तरीके से पंचायतों को करे, उनको ये जिम्मेदारी दे कि इसको यदि विकास कार्य के लिए फ्री में दिया जा रहा है तो उसका दुरुपयोग ना हो। वहीं भाजपा नेता सुजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि रेत के मूल्य निर्धारण में शासन को हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि सभी को सस्ती दर पर रेत मिल सके। एक ट्रैक्टर मालिकों की तरफ भी ध्यान दें। और जहां बात रही अवैध परिवहन, तो अवैध परिवहन चाहे अगर रेत ठेकेदार नहीं करते या कोई सामान्य व्यक्ति, तो उस वाहन को रात साफ कर देना। और अवैध डंप की जहाँ तक बात, तो जो भी जिले में अवैध डंप उन्हें भंडारण उन्हें जब्त कर लेना चाहिए, लेकिन किसी भी तरह से हमारे विकास कार्य जो कि पंचायतों में चलने वाले विकास कार्य, शहरों में चलने वाले विकास कार्य प्रभावित ना हो, तो इसके लिए भी उनको जो रॉयल्टी इशू होती उससे उनका काम चलते रहे, उसमें कोई बाधा ना है। लेकिन उसका भी अगर कोई दुरुपयोग करता है तो शासन को उस ओर भी ध्यान रखना चाहिए कि बारिश में चूंकि रेत ठेकेदारों के द्वारा नदी से रेत उठाकर अलग जगह पे भंडारित करना पड़ता है, तो उसमें उनका 300-400 रुपये खर्चा पड़ जाता है। तो बारिश में 1000 रुपये तक रेत ट्रैक्टर से बेचे। चूँकि अभी जैसा आपको जानकारी दी गई कि 800 रुपये में रेत बिक रही है, अब वो अगर आम जनता को बहुत ज़्यादा महंगी उपलब्ध हो रही है, तो हम भी शासन से मांग करेंगे कि ट्रैक्टर मालिकों पर भी किसी तरह से नियंत्रण किया जाए और आम जनता को सस्ती से सस्ती रेत मिले। कांग्रेस पार्टी में जिला स्तर पर आंतरिक संगठन के चुनाव होने हैं। इन चुनावों में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और बूथ कमेटी इंचार्ज का सितंबर माह के अंत तक चुनाव कराया जाएगा। इन्हीं आंतरिक चुनावों की रूपरेखा तैयार करने और वर्ष 2018 के चुनाव की रणनीति बनाने के लिए रविवार को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी, गोंदिया विधायक गोपाल दास अग्रवाल सहित पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं सदस्य प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। आयोजित इस बैठक में संगठन चुनाव की प्रक्रिया का आकलन किया गया, साथ ही पार्टी के सभी पदाधिकारियों से सुझाव मांगे गए। आंतरिक चुनाव निर्वाचन अधिकारी गोपाल दास अग्रवाल ने पार्टी अधिकारियों को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया है कि यह चुनाव की प्रक्रिया एक परिवार की तरह होगी और चुनाव का मुख्य उद्देश्य संगठन को मजबूत करना है। साथ ही उन्होंने जिला कांग्रेस, शहर कांग्रेस और तहसील कांग्रेस क्षेत्र की मतदाता सूची उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही मतदाता सूची की प्रतिलिपि पार्टी कार्यालय एवं पूर्व विधायक अशोक सरस्वार के कार्यालय में चिपकाने के निर्देश दिए। इसी दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए परसवाड़ा विधायक मधु भगत ने सभी को साथ लेकर चलने की वकालत की। बात कहना चाहूँगा, अगर गोपाल अग्रवाल जी बोले और अगर आप लोग खामोशी से सुने, इसका मतलब अगर प्रदीप जायसवाल जी बोले और आप लोग हल्ला करें और अगर भगत जी बोले और आप लोग हल्ला करें, तो इससे पता लग जाता गोपाल अग्रवाल जी को कि आप लोगों ने कितनी एकता की विकटता। मैं राजनीति का बिल्कुल परिवेश का नया लड़का हूँ,
या नया आदमी कह लो या नया विधायक कह लो और सामाजिक सेवक से आया हूँ। मैंने कभी भी बालाघाट जिले के अंदर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता कभी नहीं लाई। सबका साथ और कांग्रेस का हाथ लेकर के सबके साथ चलने की कोशिश की है और बालाघाट जिले के हर समय, हर संगठन में, हर जगह मैंने जाकर के। वहीं कांग्रेसी नेता जुगल शर्मा ने बालाघाट और लालबर्रा ब्लॉक में पदाधिकारियों का कार्यकाल और उनकी कार्यप्रणाली की जानकारी दी। जिले में 6 विधानसभा है और 6 विधानसभा के अंदर में हमारे जिले के 11 ब्लॉकों में से 8 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होते। आज 6 महीने पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे जिले में प्रभारी के रूप में अजय चौरे जी को भेजे। इन अजय चौरे जी के माध्यम से संपूर्ण जिले के अंदर वाराणसी के अंदर में वाराणसी में हमारे गुप्ता भैया ने अपने ब्लॉक के अध्यक्ष बनवा लिया। खैरलांजी कटंगी के अंदर में हमारे माननीय विश्वेश्वर भगत जी ने अपने ब्लॉक के अध्यक्ष बनवा लिए। बैयर विधानसभा के अंदर में हमारे संजय विखे जी हमारे विधायक हमारे नेता इन्होंने अपने ब्लॉक के अध्यक्ष बना लिए। लांजी में हमारी हीना कांवरे जी हमारे विधायक है, उन्होंने अपने ब्लॉक के अध्यक्ष बना लिए। हमारे परसवाड़ा में हमारे विधायक है माननीय मधु भगत जी, उन्होंने अपने ब्लॉक के अध्यक्ष बना लिए। माननीय डीआरओ साहब आपको बता रहा हूँ, बालाघाट विधानसभा एकमात्र ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहाँ पे 2 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होते, एक शहर में और एक लालबर्रा में। लेकिन लालबर्रा और शहर के अंदर। वहीं पूर्व सांसद विश्वेश्वर भगत ने सभी लोगों को साथ लेके चलने की बात कही। इनको संगठन को दुरुस्त बनाने के लिए गोपाल भैया को यहाँ भेजा गया है। निश्चित रूप से हमारा जिला गोपाल भैया के आगमन पर सब हमारे काफी लोग आपका स्वागत करते हैं। और आज जैसा हमारे डॉक्टर साथियों ने शंका कुशंका व्यक्त की, कई भाई ने जो बात कही, पिछले समय नगरपालिका नगर परिषदों के चुनाव हुए थे और उस समय मैं समझता हूँ कि प्रत्येक नगर में जितने भी लोग हैं उन्होंने उपाध्यक्ष सदस्यों के सदस्य बनाए थे, प्राथमिक सदस्य भी बनाए थे, सबको किताबें दी गई थी और वो सूचियाँ उपलब्ध हो भी नहीं पाई। कहीं मेरा ऐसा कहना है कि वो आपको नहीं सकती 165 लोगों की सूची। नाम देंगे। बैठक के अंत में निर्वाचन अधिकारी गोपाल दास अग्रवाल ने बालाघाट और लालबर्रा ब्लॉक में होने वाले आंतरिक चुनाव की संपूर्ण जिम्मेदारी पूर्व विधायक अशोक सरस्वार, मध्य प्रदेश पूर्व कांग्रेस उपाध्यक्ष श्रीमती पुष्पा बिसेन और कांग्रेसी नेता भीम फुलसुंघे के कांधों में सौंपने की बात कही। आयोजित इस बैठक में समय समय पर कुछ पार्टी पदाधिकारियों की नाराजगी भी साफ देखने को मिली। बैठक के संदर्भ में पत्रकारों से की गई चर्चा के दौरान विधायक गोपाल दास अग्रवाल ने चुनाव प्रक्रिया की जानकारी और रूपरेखा पर अपने विचार कुछ इस प्रकार रखे। मैं यहाँ पर जिस चुनाव की हमारी संगठन के चुनाव की कांग्रेस के संगठन की चुनाव की प्रक्रिया भविष्य में होने वाली है उसका आकलन करने के लिए आया हूँ। जो हमारे क्रियाशील सदस्यों की यादी है, कोई किसी का नाम अगर छूट गया हो तो उसके बारे में जानकारी लेने आया हूँ। यहाँ पर सभी ब्लॉक्स के यादी के बारे में समाधान व्यक्त किया गया है। थोड़ा बालाघाट शहर कांग्रेस की यादी जनता को देखने के लिए उपलब्ध कराई जा रही है और उसके बाद में अगर किसी का कुछ आक्षेप होगा तो उसके बारे में प्रदेश निर्णय अधिकारी उसमें निर्णय लेंगे। बैठक के बाद पार्टी कार्यालय से हनुमान चौक स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा तक एक रैली निकाली गई, जहां मोमबत्ती जलाकर यूपी गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई 63 लोगों की मौत पर संवेदना व्यक्त की गई। साथ ही उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने यूपी के अस्पताल में हुई मौत का जिम्मेदार बीजेपी और योगी सरकार को ठहराते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि आज हमारे उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, जहाँ से हमारे मुख्यमंत्री योगी जाते हैं, उस गोरखपुर में 2 दिन के अंदर 63 लोग मौत हो गई ऑक्सीजन के अभाव में हॉस्पिटल के अंदर, मेडिकल कॉलेज में, जबकि 1 दिन पहले वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी का दौरा भी हुआ था। ये दुर्भाग्य की बात है कि सुचारू व्यवस्था बताने वाले, सुशासन की बात करने वाले, पूरे विश्व में डंका बजाने की बात कहने वाले लोग, उनकी जिया तले अंधेरा, जिसको मैं कहूँगा जिया तले अंधेरा, लंबी लंबी बात करते हैं। आज
2 दिन के अंदर 63 लोग मात्र सिर्फ ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण हॉस्पिटल में मौत हो गई और उसमें 3300 बच्चे थे। तो ये ऐसी सरकार को तत्काल भंग कर देना चाहिए, योगी को इस्तीफा दे देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की लंबी बात करने वाले नेताओं को चुल्लू पर पानी फूट के मर जाना चाहिए। बच्चों की मौत का कारण आप योगी को मानते हैं? योगी है भारतीय जनता पार्टी का जो सुशासन की बात करते हैं, सुशासन है, सुशासन ऐसा भारत के इतिहास में आज तक कभी ऐसी घटना नहीं हुई। घटना नगर के वार्ड नंबर 20 में अन्नपूर्णा मंदिर के पास स्थित एक सोने मकान का ताला तोड़कर चोरों ने करीब 1.25 लाख रुपए के नकदी, सोना चांदी के जेवरों की चोरी कर ली। बताया गया है कि इस मकान में रहने वाले राजेंद्र शांडेलकर अपनी पत्नी के साथ अपने बेटे के पास मंडला गए हुए थे। तभी चोरों ने मकान के सोनेपन का फायदा उठाते हुए 2.5 तोला सोना और करीब आधा किलो चांदी के जेवरातों के अलावा 23,000 रुपए नकदी की चोरी कर ली। सूचना मिलने पर कोतवाली के नगर निरीक्षक प्रशांत यादव अपने स्टाफ के साथ वहां पहुंचे। वहीं फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड ने भी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। कितना चांदी वाले उसके अंदर चांदी के जमाने के वो है पुराने वाले जिसमें 1 तोले की चांदी बेचती थी, पहले जमाने की, ब्रिटिश जमाने की, वो सिक्के पूरे थे। ताला तोड़ा हुआ, इसकी तो आवाज आई होगी। सर आप यहाँ पे आए थे, कैसी क्या वारदात थी सर? क्या नाम है सर उनका? प्रार्थी का राजेंद्र कुमार सांडलेकर जी हैं, जो कि रिटायर्ड हैं फॉरेस्ट से। उन्होंने जो है थाने पर सूचना दी कि हमारे यहाँ जो है नकदनी घटना घटी है। ये दिनांक 5/8/17 को जो है कि अपने लड़के के यहाँ गए थे, जो कि मंडला में रहते थे। घर पे आके वहाँ पर इनको सूचना दी कि यहाँ इनके यहाँ बाई जो रहती है इनके यहाँ, वो काम करने आती है। उसको सूचना दी कि आपके यहाँ का ताला टूटा हुआ चोरी हुआ। इस पर से आज यहाँ देखा तो बाद में फिर अभी फिंगरप्रिंट और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया है, जो कि मौके पर सर्चिंग कर रहे हैं, घटनास्थल की तस्दीक कर रहे हैं और उसमें विवेचना की जाएगी। सर कुछ सुराग उराग भी मिलने की जानकारी है? अभी तक तो कोई सुराग इसमें नहीं लगा है, लेकिन अभी उसमें यहाँ तक है सुराग अपन लगाने का प्रयास करेंगे। तो कितने की चोरी? कुछ कैश गया है, कुछ अपना चांदी के जेवरात हैं, सोने चांदी के जेवरात। लगभग कुल जुमला कितने का होगा? लगभग 60-70 के लगभग। डूडी बांध टाका बर्रा पंचायत में नाला के ऊपर बना पुल धराशायी होने से लगभग 5 ग्राम पंचायतों का संपर्क टाका बर्रा से टूट गया है। पुल टूटने से लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए जनपद पंचायत अध्यक्ष पूरनलाल ठाकरे और सीओ ने टाका बर्रा का दौरा किया और वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में रेत की बोरियां डालकर लोगों के लिए आने जाने का रास्ता बनाया गया है। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान जनपद पंचायत अध्यक्ष पूरनलाल ठाकरे ने बताया कि बूढ़िया गाँव के बच्चों और किसानों को खुरसौड़ी स्थित सोसाइटी और स्कूल जाने में परेशानी हो रही थी, जिसे देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई है। आप डूडी बांध के खुरसौड़ी ग्राम गए, क्या मामला था ये पूरा? हम लोग निरीक्षण करने के लिए ऐसे निकले थे, सीओ साहब साथ में थे हमारे। तो ढूटी से फ़ोन आया कि वहाँ बच्चों को और वहाँ के किसानों को राशन लेने के लिए और स्कूल जाने के लिए दिक्कत हो रही, क्योंकि वहाँ जो खुरसोड़ा पंचायत के और टाकाबर्रा पंचायत के बीच का जो नाला जो था उसमें से पूरा टूट गया वहाँ से, और साइकिल और कुछ नहीं जा पा रहा है। तो गए हम लोग देखा तो सही में उसका जो जितने पाइप जो थे उसमें कचरा भर गया था। वो कचरा भरने से ओवरफ्लो पानी होने के कारण वो ऊपर से पानी पूरा बहा के ले गया और टूट गया था। सरपंच को तुरंत बुला करके हमने रास्ता बहाल करने के लिए, वहाँ से करने के लिए आने जाने का रास्ता बन जाए, तो सीमेंट की बोरी डाल करके और उसको मोटरसाइकिल और साइकिल आने जाने के योग्य उसको बनाते हैं, ये निर्देश दे करके। और आज वो लगभग वो काम चालू भी हो गया है। कब तक पुल का निर्माण हो जाएगा? क्या निर्माण तो अब आने वाला कोई फंड रहेगा, क्योंकि वो देखने से ये लगा कि लगभग 40-50 लाख का करीब का पुल है वो, जिसमें 8 रो हैं पुराने वाले। तो वो तो अपने मतलब इसके बाहर है, जो कोई किसी से देखते हैं, सांसद विधायक या किसी से देखते हैं उसको, और या कोई ऐसा मत होगा जिससे देख करके उसको बनवाएंगे। पर अभी तात्कालिक व्यवस्था के लिए उसे बोरी बंधान करके उसको ये करके और आने जाने का रास्ता। ये भी देखा गया है कि सर उस जगह पे सड़क नहीं बनाएंगे, और कितने ग्रामों का संपर्क रहता है वहाँ पर? सड़क जो नहीं, सड़क तो अभी उसमें सुदूर में बनाया सरपंच ने वहाँ, उससे ढूटी के पूरे बच्चों का बुढ़िया गाँव आना
आना जाना है वहाँ के। वहीं गांव के सरपंच ओमेंद्र धामड़े ने बताया कि गांव के नाले में 4-5 नालों का संगम है और प्रतिवर्ष नाले का पुल टूट जाता है। उन्होंने आगे बताया कि गांव में पक्का पुल बनाए जाने की मांग कई बार की जा चुकी है, लेकिन अब तक पुल नहीं बनवाया गया है। सर आपका? ओमेंद्र धामड़े, ग्राम पंचायत टाकावारा सरपंच। सर कल जनपद अध्यक्ष जी और सीओ साहब आपके यहाँ पे आए थे रोड को लेकर के। हाँ, उन्होंने बात रखी कि वो जो पुल टूटा हुआ है उसमें रेती की बोरी लगा करके एक रास्ता बना दिया, जैसे मोटरसाइकिल चल जाए, साइकिल चल जाए, स्कूल के बच्चे चले जाए, उसके हिसाब से मैंने लेबर लगवा के काम चालू करवा दिया। तो कितने दिनों से वो पुल का निर्माण नहीं हो पाया था? वो तो प्रतिवर्ष क्या है, टूट जाता, बाढ़ जैसे आती, तो उसमें बाढ़ इतनी आती कि 4-5 नाले का उसमें संबंध है, तो प्रति साल वो टूटा हुआ पुल है, उसमें प्रतिवर्ष रूम डाल के परिवहन ले आने जाना चालू रहता है। अच्छा ये बताइए, तो आपने कभी तो मांग तो की होगी कि बड़ा पुल बनाया जाए, निर्माण किया जाए? मांग किया था, मैं विधायक जी के यहाँ भी गया था जी बीच में, तो बोले ठीक है, बोले देखते हैं, बोले ये तो बोले हमारे फंड से और इतनी राशि में नहीं हो पाएगा, बोले तो दूसरा माध्यम से लेटर बेट में देना, बोले कलेक्टर के यहाँ करवा देंगे बोला। अच्छा ये बताइए, कितने गाँव का संपर्क रहता है इससे? मिनिमम 4-5 गाँव का संपर्क। हरछठ व्रत रविवार को माताओं द्वारा रखा गया। अपनी संतान की सलामती, दीर्घायु और उज्जवल भविष्य की कामना के लिए यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में माताएं सामूहिक रूप से पूजा अर्चना करती हैं। इसमें बांस की टोकरी में धान की लाई, चने, महुआ सहित अनेक सामग्री रखकर पूजा की जाती है। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्मोत्सव पर किया जाता है और बलराम जी हमेशा हल धारण किया करते थे। इसी के चलते इस व्रत में व्रतधारी उन वस्तुओं का सेवन नहीं करती जिनके उत्पादन में हल का उपयोग नहीं किया जाता। आपका नाम बताएं। आशा कुलवती। मैडम आज जो पूजा जो की जाती है, क्या मकसद रहता है इस पूजा का? इसमें रहता है बच्चों के लिए किया जाता है, ये यानी लड़कों के लिए, जिनका पुत्र रहता है वो करते हैं, और जिनको पुत्र प्राप्ति के लिए भी की जाती है पूजा। इसमें आज क्या है, हलदर जो बलराम जी हैं उनका जन्मदिन भी रहता है, इसीलिए उन्होंने वरदान दिए थे कि आज के दिन जो भी माता है ये इस पूजा को करेगी उनके पुत्र अच्छा सुख समृद्धि रहेगा और उनका अच्छा रहेगा। क्या विधान रहता है इस पूजा की? रहता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, मोहे का दतुन से मुँह धोना पड़ता है, मोहे के दतुन से मुँह धो करके फिर भगवान जी का नाम स्मरण करो, और इसमें लाई, चना, जहाँ हल चला हुआ चीज़ों को नहीं, उसका अनाज नहीं खाया जाता। कब तक रहती है पूजा? ये पूजा शाम तक रहती है। दिन डूबने के पहले इसका जो वो चावल होता है पसई का, उसको खाना रहता है आज के दिन। और भैंस का दूध, दही उसी के गोबर से उसी स्थान को दूध पोता जाता है जहाँ पूजा की जाती है। मैं सरिता सोनेकर, वार्ड नंबर 12 से पार्षद, और आज हरषष्ठी व्रत है, तो हम लोग सब महिलाएं मिलकर हरछठ की पूजा कर रहे हैं। यह पूजा अपने अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए की जाती है। उत्तरा का गर्भ बार बार खंडित होता था, तो इसलिए दुर्वासा ऋषि ने उन्हें व्रत करने के लिए कहा था। इसलिए इस पूजन को सुबह से स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन करके मवे और पलास का मंडप गाड़ करके इसकी पलास के चावल से पूजा की जाती है। हल्दी, कुमकुम, सिंदूर वगैरह लगाकर यह व्रत किया जाता है। और शाम को पलास का चावल खा करके, परसोड़ का चावल खा करके यह व्रत को तोड़ा जाता है। यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व 2 दिन तक मनाया जाएगा। तिथि में विसंगति के चलते यह पर्व 2 दिन तक मनाया जा रहा है। बालाघाट के मंदिरों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व 15 अगस्त को मनाया जाएगा। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवाने ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है।
मथुरा में, फिर दूसरे दिन वृंदावन में। तो पहले दिन मथुरापुरवासी मनाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी पर्व और दूसरे दिन वृंदावन वाले मनाते हैं। तो हम लोग वृंदावन को देखते हुए 15 तारीख मंगलवार बालाघाट जिले में, पूरे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में ये निश्चित है और सब लोग 15 तारीख मंगलवार को मना रहे हैं। और महाराष्ट्र और ये अपना मथुरा इस तरफ जो है 14 तारीख दिन सोमवार को जन्माष्टमी पर्व मनाया जा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हर जगह, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 15 तारीख मंगलवार को ही जन्माष्टमी पर्व। मतलब अपने जिले की बात करें तो 15 तारीख को ही? 15 तारीख को ही। और अगर वहाँ की बात करें तो एक दिन पूर्व? हाँ, 2 दिन का रहता है वैसे, एक दिन मथुरा और एक दिन वृंदावन, तो 2 दिन में कभी भी मनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसीलिए हम 15 तारीख मंगलवार को मना रहे हैं। रविवार को होटल गुलमोहर इन में युवाओं द्वारा एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 15 अगस्त और 16 अगस्त को आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारियां दी गई। आयोजित इस बैठक के संदर्भ में जानकारी देते हुए कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष अनुराग चतुर्मोहता ने बताया कि 15 अगस्त को होटल गुलमोहर से एक तिरंगा रैली निकाली जाएगी, जिसका नाम पावर ऑफ यूथ रखा गया है। यह रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जिला अस्पताल पहुंचेगी, जहां फल वितरण एवं रक्तदान कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। इसी तरह 16 अगस्त को भी रैली के माध्यम से रानी अवंतीबाई की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। वहीं विश्व हिंदू परिषद नेता मनोज टेमरे ने जाति, धर्म व समाज से ऊपर उठकर इन दोनों ही कार्यक्रम में उपस्थित रहने की अपील की है। वहीं अन्य युवाओं ने इन दोनों ही कार्यक्रमों में जनभागीदारी की अपील की है। 15 अगस्त के सुबह 10 बजे होटल गुलमोहर इन से एक विशाल तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया और सभी पार्टीगत भावनाओं को एक तरफ रखते हुए इस कार्यक्रम का नाम दिया गया है पावर ऑफ यूथ। युवाओं की ताकत, युवा बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। इसी तारतम्य में द्वितीय वर्ष हम सभी युवा साथियों द्वारा 15 अगस्त के दिन ये विशाल बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही साथ इस बाइक रैली के बाद जिला चिकित्सालय में इसका समापन करते हुए रक्तदान का कार्यक्रम एवं फल वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। तदुपरांत आदिवासी छात्रावास में भी हमारे द्वारा फल वितरण का कार्यक्रम रखा गया है एवं अगस्त क्रांति के रूप में जो आंदोलन था, उस आंदोलन को लेकर भी हमारे द्वारा जिला चिकित्सालय में फल वितरण। साथ ही साथ 16 अगस्त के दिन महारानी अवंतीबाई की जयंती उत्सव, उस अवसर पर भी हमारे द्वारा हमारी आराध्य और देश के लिए अपनी प्राण न्यौछावर करने वाली महारानी वीरांगना रानी अवंतीबाई की 187वीं जयंती सर्व समाज के युवाओं, सामाजिक जनप्रतिनिधियों एवं समस्त जिलेवासियों द्वारा धूमधाम से मनाई जा रही है। इसके तहत 16 अगस्त को प्रातः लगभग 10:30 बजे रानी अवंतीबाई चौक बस स्टैंड में सर्व समाज के समस्त जागरूक नागरिकों द्वारा पूजा अर्चना की जाएगी। साथ ही लगभग 20 फीट ऊंचा एक झंडे का ध्वजारोहण भी रानी अवंती चौक में किया जाएगा। उसके पश्चात सर्व समाज के युवाओं द्वारा 16 अगस्त को ही जिला चिकित्सालय में भव्य रक्तदान का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। साथ ही जिला चिकित्सालय में ही फल वितरण कार्यक्रम, उसके पश्चात एक भव्य बाइक रैली पूरे बालाघाट जिले में निकाली जाएगी, जिसमें सर्व समाज के बालाघाट जिले के लोग उपस्थित रहेंगे। रानी अवंतीबाई को मैं वंदन करता हूँ। उनकी 187 जयंती के अवसर पर बालाघाट जिले में प्रथम वर्ष सर्व समाज को एकत्रित करके, क्योंकि जितने भी महान पुरुष होते हैं या वीर पुरुष होते हैं, वे किसी जातिगत नहीं होते, वे सर्वधर्म के होते हैं और वो पूरे देश के होते हैं। जहाँ तक आपको मीडिया बंधुओं को भी पता है कि रानी अवंतीबाई ने भारत की आज़ादी में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया और वे एक क्रांतिकारी के रूप में आज पूरे देश में स्मरणीय रूप में देखे जाते हैं। तो 127वीं जयंती है
ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और उसको राजनीतिक न देखें। और 16 तारीख को अवंती बाई जी के कार्यक्रम में हमारे हिंदू समाज की तरफ से दोस्तों, जैसा कि 1947 से 2017 तक आज़ादी को 70 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। हम उन महान क्रांतिकारी वीरों के, जिसमें महान हमारी महारानी अवंतिका बाई लोधी जी का भी कार्यक्रम सम्मिलित है 16 तारीख को। 15 तारीख को स्वतंत्रता दिवस की 70वीं आज़ादी दिवस पर गुलमोहर इनसे जो बाइक रैली निकाली जा रही है, युवाओं की ताकत को प्रदर्शित करती है और युवाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, अपनी भागीदारी को दर्शाती है। मेरा सभी से अपील है, समस्त बालाघाट जिले के युवाओं से मेरा कृतज्ञ निवेदन है कि इस बाइक रैली में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं और अपनी श्री राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पुराने श्री राम मंदिर में गीत गोविंद गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। रविवार से इस प्रतियोगिता का आरंभ किया गया। पहले दिन एकल गायन के अंतर्गत श्री कृष्ण जी के भक्ति गीतों की प्रस्तुति दी गई। इस प्रतियोगिता का समापन जन्माष्टमी पर 15 अगस्त को किया जाएगा। वाराणसी में भी हरछठ पूजा धार्मिक आस्था के साथ की गई। भादो मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि पर यह व्रत महिलाओं द्वारा संतान की दीर्घायु के लिए किया गया। राजा भी दुख से व्याकुल होकर प्राण लेने को अवगत हो गया। हाय पुत्र के शोक में दुखी व्याकुल होकर जंगल में चली गई और कुशा और पतिम देवी युधिष्ठिर भानु के मंदिर में एक कृष्ण पक्ष की छठी को नगर में अद्भुत दर्शन हुआ। उस धाय का अति सुंदर। जी आपका नाम? जी हमारा नाम उषा मिश्रा। ये जो हरछठ पर्व मनाया गया है जी, ये पर्व किस उद्देश्य को लेकर मनाया जाता है, उसकी विधि क्या रहती है? ये हरछठ पर्व है ना, जिसके लड़के होते हैं, यानी लड़कों के लिए मनाया जाता है। मगर आजकल तो अपने समाज में लड़कियों को भी लड़के जैसे मानते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जिसको लड़के रहते वही मनाते हैं। आजकल तो सब लड़कियाँ, यानी जिसकी लड़कियाँ रहती है वो भी हरछठ पर्व मनाती हैं। तो उनकी दीर्घायु के लिए? हाँ। तो इसकी विधि क्या रहती है पूजा करने की? इसकी विधि यानी आज के दिन है ना, हम लोग जैसे जोता बोया होता है, जैसे ककड़ी, केला और ये परसूल का चावल, ये सब, और भैंस के दूध, दही, घी का महत्व होता है। और पूजा में क्या क्या सामान है? ये पूजा किस टाइप से होती है? कथा जो होती है? कथा यानी यही लड़कों के लिए होती है कथा। लड़के की जैसे पुराने लोग कथा करते थे, आजकल तो किताबें वगैरह मिलती है, उसी से ही बहुत लोग। लालबर्रा में भी यह व्रत महिलाओं द्वारा उत्साह से किया गया। क्षेत्र के ग्राम औल्या कन्हार में महिलाओं ने सामूहिक रूप से यह व्रत किया। गणेश जय गणेश देव, माता जपी पार्वती पिता महादेव, एक दंत दयावंत चार भुजधारी, स्वयं सेवी सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव, माता जपी पार्वती पिता महादेव, अंधन को आग्रह को निरखता त्रिभुवन जन मोह।
परिचय? गीता कटरे। आज एक कौन सी पूजा की गई है? हल सृष्टि की पूजा करनी। क्या है इसके पीछे मान्यता, क्यों की जाती है? ये है जैसे मैंने अपने पुत्र होते हैं उनकी मैंने वृद्धि के हिसाब से मैंने पूजा किया जाता है, व्रत किया जाता है। तो व्रत में क्या क्या, मतलब पूजा में क्या क्या खास रहता है? इसमें खास बात लाई, चना, मोहा और अपना गुल्ली का तेल, भैंस का माने दूध, भैंस का गोबर। और ये पुत्रों की दीर्घायु के लिए करते हैं क्या, कैसा क्या? पुत्रों की दीर्घायु इसलिए करते हैं कि जैसे किसी को संतान का दुख होता है, किसी की संतान अचानक खत्म हो जाती है और दुख होता है, इसलिए ये व्रत करने से संतान का शोक नहीं होता, इस जन्म में नहीं अगले जन्म के लिए, इसलिए करते हैं हम लोग। इसलिए करते हैं कि हमारे बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी तो कोई ने बोले करो, जब से ठीक हो गई, इसलिए हम कब की घटना है ये? 18 साल से कर रहे हैं हम लोग को। अच्छा, तो बहुत ज़्यादा खराब थी उस समय? नहीं, ज़्यादा नहीं थी, पर इन्हें वो था कि जैसे कोई कहते थे कि नाक के पीछे गठान है, डॉक्टर ने बोले ऑपरेशन मुंह पर डाल के करेंगे, तो हमने नहीं करवाए, तो ठीक हो गया। मतलब आपने जो धार्मिक श्रद्धा के साथ जो पूजा शुरू की तो उससे अब सब ठीक है? स्वतंत्रता सेनानी रानी अवंतीबाई की जयंती पर शहर में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे, जिसकी जानकारी रविवार को होटल मल्लिकार्जुन में आयोजित एक प्रेस वार्ता में अखिल भारतीय लोधी समाज द्वारा दी गई। आयोजित इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने बताया कि रानी अवंतीबाई और रानी लक्ष्मीबाई दोनों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन इतिहासकारों ने रानी अवंतीबाई की वीर गाथा और उनके योगदान को छुपाए रखा है। महारानी रानी अवंतीबाई लोधी की जन्मदिवस समारोह मनाया जा रहा है 16 अगस्त को, और बहुत बड़े पैमाने पे इसको कर रहे हैं। 1857 में स्वतंत्र संग्राम सेनानी के रूप में उन्होंने जो भाग लिया था, वो पूरे देश को आज़ाद कराने के लिए जो एक उन्होंने अभियान चलाया, उसमें उनकी कुर्बानी हुई, उनका बलिदान हुआ, उनके पुत्र का भी बलिदान हुआ था। लेकिन इतिहासकारों ने उनको जानबूझ के उनको दबाया गया। महारानी लक्ष्मीबाई और महारानी अवंतीबाई दोनों एक समकक्ष हैं और दोनों ने बहुत कुर्बानी की है, लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई का तो इतिहास में नाम आ गया, लेकिन जानबूझ के उस समय के जो इतिहासकार थे, जो उच्च वर्ग के लोग थे, उन्होंने इनके कुर्बानी को, इनकी गौरव गाथा को दबा के रखा। और मुझे लगता है इसलिए दबा के रखा गया कि पिछड़े वर्ग के लोग जो है वो जागरूक न बने, उनके अंदर एक मजबूती की भावना न कायम हो, यही सब चीज़ें उनके अंदर थी। हालांकि बहुत निम्न स्तर का उनका विचार था, लेकिन पूरी देश की आज़ादी के लिए उन्होंने लड़ा है। और हमारे सिवनी जिले के उनका जन्म हुआ था और मंडला में उन्होंने राजपाट संभाला, और डिंडोरी में आज भी उनका जो जहाँ बलिदान हुआ है, जहाँ कुर्बानी हुई उन्होंने, वो स्थान आज भी वहाँ पर मौजूद है। तो ऐसे जो वीर मतलब है, जैसे वीरांगना है, इनको हम याद करें, इनको नमन करें पूरे लोग, उससे हमारे नौजवान युवक युवती उससे प्रेरणा लेंगे और एक अच्छे समाज का, एक अच्छे देश का निर्माण करने में अपनी वो भागीदारी करेंगे। तो इस उद्देश्य से हम लोग इसको मना रहे हैं और सब लोग मिल के इसको मना रहे हैं। अभी तक थोड़ी बहुत बातें इधर उधर होती थी, लेकिन अभी वो कोई बातें नहीं हैं और एकता के साथ और बहुत मजबूती के साथ इसको हम लोग मना रहे हैं। वहीं अब लोधी महासभा के प्रमुख जितेंद्र मोहारे व अन्य पदाधिकारियों ने 16 अगस्त को रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर नगरपालिका स्कूल से रैली निकाले जाने, रानी अवंतीबाई चौक पर प्रतिमा पर माल्यार्पण करने एवं विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किए जाने की बात कही। क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे उससे? 16 अगस्त को वीरांगना रानी अवंतीबाई का जन्मदिवस पूरे प्रदेश में, पूरे ज़िले में और पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और बालाघाट जिले में भी लोधी समाज और सर्व समाज के द्वारा एक विस्तृत कार्यक्रम रखा गया है। नगरपालिका स्कूल के सामने सभी लोग जमा होंगे और हमारे समाज के जितने वरिष्ठ लोग हैं और सभी समाज के जिले के वरिष्ठ लोगों से हम आमंत्रण दे रहे हैं लोधी समाज के द्वारा कि सभी समाज के लोग आए और वीरांगना रानी अवंतीबाई का जन्मदिवस एक रैली के माध्यम से जय जयकार करते हुए जयकारा के साथ में अवंती चौक में जाएगी, वहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाएगा और वहीं पूजा अर्चना की जाएगी। क्रांति की योद्धा रानी अवंतीबाई का जो जन्मदिन है 16 अगस्त को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसी तात्पर्य में बालाघाट जिले में भी यह कार्यक्रम बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जो कि नगर पालिका से होती हुई, हनुमान चौक होती हुई, पूरे शहर से होती हुई एक रैली, विशाल रैली अवंती जहाँ प्रतिमा लगी है वहाँ पर जाएगी। वहाँ पर पूजा अर्चना के बाद छोटा सा कार्यक्रम भी होगा। मेरी पूरे समाज के लोगों से अपील है, पूरे युवा साथियों से अपील है कि उस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए
और पुनः सबसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि वो यह कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आज इस सभागृह में आज प्रेस वार्ता है और बड़ा ही 16 अगस्त जो है बड़ा ही शुभ दिन माना जाता है। स्वतंत्रता की लड़ाई जिन्होंने लड़ी, ऐसी महारानी वीरांगना का हम उस दिन जन्म जयंती मनाएंगे बालाघाट में। और मैं युवाओं की तरफ से आग्रह करता हूं, सभी युवाओं से, कि वे सभी युवा, सभी सर्व समाज से निवेदन करता हूं, लोधी समाज से निवेदन करता हूं कि रानी वीरांगना अवंतीबाई के जन्म जयंती पर सभी युवाओं से अनुरोध है कि 16 अगस्त को 11 बजे रानी अवंतीबाई चौक पहुंचकर हम जयंती मनाने जा रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि वहां पर जरूर पहुंचें। हम लोग सभी समाज के लोग मिलकर 16 तारीख को रानी अवंतीबाई का जन्म दिवस मनाने जा रहे हैं। हमने समाज के सभी युवा है, महिला है, छात्र छात्राएं हैं, सभी से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करें। और ऐसा नहीं कि इसे लोधी समाज के लोग ही मनाएंगे, अन्य समाज को भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहिए। वारासिवनी कटंगी मार्ग पर स्थित वार्ड नंबर 7 कृषि उपज मंडी के चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसकी वजह से वार्डवासी और दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मच्छरों ने भी वार्डवासियों का जीना मुश्किल कर दिया है। यहां गंदगी पर मंडी के अधिकारी नगरपालिका को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि नगरपालिका अध्यक्ष का कहना है मंडी के आसपास सफाई करवाना मंडी बोर्ड की जवाबदारी है। वहीं नागरिकों का कहना है कि यहां तत्काल सफाई करवाई जानी चाहिए। जी, मंडी के पीछे क्या गंदगियों कैसा क्या? मंडी के पीछे चारों तरफ गंदगी व्याप्त है। ये दुकानदार हैं और क्या कहते हैं, ये मंडी प्रशासन है जो यहाँ पे गंदगी को प्राथमिकता दे रहा है और इनको बोलने के बावजूद भी इस साफ़ सफाई के ऊपर विशेष तौर पे ध्यान नहीं देते, जिससे नाना प्रकार की बीमारियाँ फैल रही हैं और बदबू से वार्डवासी त्रस्त है, जिससे वार्डवासी परेशान, बहुत परेशान। तो क्या मांग है आपकी स्थानीय प्रशासन? हमारी मांग यही है कि साफ़ सफाई हो और क्या कहते हैं गंदगी से मुक्ति मिले और हमारे वार्ड के नागरिक स्वस्थ रहे, बस। इससे क्या हमने नगर पालिका परिषद को भी अवगत करा दिया है और मंडी को भी अवगत करा है। तो क्या कहा जा रहा है इनके द्वारा? हाँ, बस और टाल मटोल होता है, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। तो जो गंदगियाँ फैली उससे क्या परेशानियाँ हो रही है आप लोगों को? बच्चों को परेशानी है, बीमारी, मच्छर, सब क्या होना आए चाहिए? दिन परेशानी। क्या होना चाहिए? बस वही सब आगे कार्रवाई करना पड़ेगा, इसकी नहीं होगी, साफ सफाई होना चाहिए। अखिल भारतीय क्षत्रिय युवा महासभा की बैठक रविवार को नूतन कला निकेतन में आयोजित की गई। महासभा के संभागीय अध्यक्ष समीर सिंह गहवार, जिला अध्यक्ष नितेश सिंह राजपूत, जिला महामंत्री ठाकुर अभिषेक सिंह और रंजीत सिंह चौहान की प्रमुख उपस्थिति में हुई बैठक में समाज के हित में चर्चा की गई और आगामी दिनों में रक्तदान शिविर सहित अनेक आयोजन पर भी चर्चा की। ये पहला अवसर है बालाघाट में इस तरीके के एक आयोजन का। प्रथम बार जो वीर दुर्गादास जी राठौर की जयंती मनाई जा रही है, इसमें हम साथ में नवनियुक्त जो युवा के एक टीम का गठन किया गया संभाग के द्वारा। हर जिले में एक टीम गठित की जा रही है। बालाघाट में भी हमने श्री नीतीश सिंह राजपूत जी को यहाँ का जिलाध्यक्ष की जवाबदारी दी है। नगर अध्यक्ष में अभिषेक सिंह ठाकुर को इसकी जवाबदारी दी गई। ये निश्चित रूप से बालाघाट नगर में समाज के हित में और भी जो दूसरे विषय है उन पर रह के काम करेंगे। निश्चित रूप से बालाघाट जिले में क्षत्रिय समाज को एक गति व बल प्रदान करेंगे। इसके अलावा हम 15 अगस्त को ब्लड डोनेशन का एक कार्यक्रम कर रहे हैं। इस अवसर पर वीर दुर्गादास राठौर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। वीर दुर्गादास राठौर जी की जयंती मनाई जा रही है। यहाँ पे सभी युवा वरिष्ठ जन एकत्रित हैं और आगे ये है कि इस मंच के माध्यम से हम लोग अपने सर्वोत्कृष्ट जिले में एक साथ जुड़कर सभी को एक साथ लेकर कि समाज के हित में काम करेंगे और आगे भी जो जितनी भी तहसील है उसकी कार्यकारिणी घोषित की जाएगी। मॉल नगरी भरवेली के मेथोडिस्ट चर्च परिसर में आयोजित 2 दिवसीय नेत्र शिविर का रविवार को समापन किया गया। शिक्षाविद मधु हरपाल की माताजी स्वर्गीय श्रीमती शोभा गिनी हरपाल की स्मृति में आयोजित इस नेत्र शिविर के समापन अवसर पर कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन भी उपस्थित रहे। इस शिविर से करीब 500 लोगों की आंखों की जाँच की गई और उन्हें चश्मे भी वितरित किए जाएंगे। नहीं आजू बाजू मजारा है, रावण मंदिर पाएंगे तो अच्छा भी निकलेगा, सभी का कोई जाने और मेरी आँख में गीलापन 35% रहती है, 10% नहीं मेरे को दौड़ नहीं पता। इन्फेक्शन के नहीं वो काम किया
कोई कम। आयोजन किया गया है यहाँ पर आई कैंप का आयोजन किया गया है स्वर्गीय श्रीमती शुभांगिनी हरपाल जी की स्मृति में मैथोडिस्ट चर्च के बैनर तले। मैथोडिस्ट मसीह समाज मैथोडिस्ट चर्च जिला बालाघाट। कब से कब तक चलेगा? ये 12 तारीख से 13 तारीख तक। 13 तारीख की शाम को इसका समापन होगा। और हमारे बीच में आज हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे ज़िले के जो जिला अध्यक्ष DS महोदय जो हमारे साथ हैं और इस सेमिनार में हम उनका स्वागत करते हैं और उनके युवाओं के लिए। इस सेमिनार के द्वारा हमारा उद्देश्य है कि लोगों तक सेवा पहुंच सके और निकट भविष्य में भी हम चाहते हैं कि हम अपने चर्च के द्वारा ऐसी सेवाओं को हम ज़रूरतमंदों तक पहुंचा सकें। ये हमारे मैथोडिस्ट चर्च का उद्देश्य भी है, मैथोडिस्ट चर्च की सेवकाई भी है और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें यही शिक्षा दी कि हम दूसरे तक सेवा को पहुंचा सकें। कितने लोगों ने इससे लाभ लिया? लगभग 450 के करीब 400 से 500 के लगभग लोग अपना चेकअप करा चुके हैं। ग्राम खैरी के पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट में मृत लोगों की आत्मा की शांति के लिए किए जा रहे अखंड रामायण पाठ का रविवार को समापन किया गया। भरवेली के श्री राम मंदिर में यह अखंड रामायण पाठ गुरु पूर्णिमा से शुरू किया गया, जिसका समापन रविवार को किया गया। इस अवसर पर हवन, पूजन और भंडारा भी हुआ। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। श्रद्धा से भगवान श्री राम की और भगवान हनुमान जी महाराज की प्रार्थना कर दिवंगत आत्मा को शांति के लिए पूरे रामायण के पाठ को पूरा किया गया। रामायण में जो इन्होंने मेरी अनुपस्थिति में इसको व्यवस्था दी, उसकी जितनी प्रशंसा की जब तक हमें, और आज भी भंडारे में पूरा हमारा भारतीय जनता पार्टी का परिवार लगा है, श्रद्धालु सेवक लगे। अभी सुंदरकांड हो रहा है, सुंदरकांड के समापन के साथ ही महाप्रसाद का वितरण होगा। मैंने पूरा दिन आज भरवेली के राज क्षेत्र का है। मॉल नगरी भरवेली में किशोर फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 9 अगस्त से शुरू हुई इस प्रतियोगिता का समापन 15 अगस्त को किया जाएगा। रविवार को इस फुटबॉल प्रतियोगिता में 3 मैच खेले गए। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। संगठन चुनाव को लेकर कांग्रेसियों की हुई बैठक, जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिए स्पष्ट निर्देश, कहा सितंबर माह के अंत तक संपन्न कराएंगे संगठन चुनाव। गोरखपुर के अस्पताल में मृत लोगों को दीप जलाकर दी श्रद्धांजलि। रेत घाट के ठेकेदारों ने स्पष्ट की स्थिति, कहा ट्रैक्टर मालिकों ने बढ़ाए रेत के दाम। अवैध रेत भंडारों पर भी की कार्रवाई की मांग। अन्नपूर्णा मंदिर के पास स्थित एक सूने घर में चोरी की वारदात, जेवरात नकदी सहित 1.25 लाख रुपए पर किया चोरों ने हादसा। गीत गोविंद गायन प्रतियोगिता का शुभारंभ। खैरी कांड में मृत लोगों की आत्मा की शांति के लिए किए जा रहे अखंड रामायण पाठ का समापन। 1.25 महीने से चल रहा था धार्मिक अनुष्ठान। और संतान की सलामती के लिए महिलाओं ने रखा हर छठ पर्व। तो ये थी अभी तक की खास खबरें, और अब आप पद्मेश न्यूज से ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। बस लॉग इन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।